हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो फॉर्मूलेज कौन कौन से रहते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके कुछ हमारे लॉज वॉज भी हैं, वो यहाँ पे हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है। बस डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ आ जाता है, जहां हम फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पे हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर की जगह पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। तो एक लिक्विड कंडक्टर हम मान लेते हैं, उस तरीके से होता है। क्लियर। तो हम बात करें तो बेसिक जो हमारे फॉर्मूलेज रहते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता था आपका, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक जो हम बात करते हैं, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और ये एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये इस तरह से रेजिस्टेंस का ये आपका फॉर्मूला रहता था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर। अब अगर ये तो रेजिस्टेंस हो गया, एक और होता था हमारे यहाँ, थोड़ा सा हम चीजें चेंज करते थे। अगर हम बात करते हैं 1 अपॉन रो, यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, इसे कापा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन रो। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। एक ये भी फॉर्मूला बन जाता है आपका। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो है। उसके बाद आपको एक छोटा सा पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा रेजिस्टेंस का, इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको अगर कंडक्टेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दीजिए, A अपॉन रो एल। ठीक है, A अपॉन रो एल, इस तरह से बन जाएगा। तो आप कंडक्टेंस में अगर निकालना चाहते हो तो कंडक्टेंस इस तरह से निकल जाता है। क्लियर। अब आपको पता है 1 अपॉन रो क्या होता है, यहाँ पे 1 अपॉन रो बन गया, तो ये हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा A अपॉन एल। तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू एरिया अपॉन लेंथ। समझ आ गया, ये आपका एक फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला मिल जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आपको फॉर्मूला में यूज करना पड़ता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर तो है नहीं हमारा, यहाँ पे हमारे पास है एक इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ है। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या इस तरह, अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो ऐसे में हमारे को क्या एरिया लेंथ इसका मुश्किल हो जाता है निकालना। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल्स बना रखे, हमने क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स होते हैं। तो वो होता है कैसा है, उसमें अगर हम बात करें इस तरीके से ना होके, हम उसमें इलेक्ट्रोड, एक क्लोज्ड ऐसा शेल होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या फायदा कर पाते हैं, लेंथ और एरिया आप इस तरह से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो होता है ऐसे जो सेल बनते हैं, ठीक है ना, तो आपके क्या होता है, बेसिकली सेल बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे सेल्स का अगर हम बात करें, सेल कांस्टेंट, हमने एक टर्म दिया गया सेल कांस्टेंट। अब वो सेल कांस्टेंट होता है क्या, बेसिकली आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इधर उधर कर सकते हैं, बट इसके जो डायमेंशन है, लेंथ और एरिया, ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कंडक्टेंस अगर हम बात करें, कापा इज इक्वल टू क्या जाएगा, C इंटू ये L अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये L अपॉन ए जो है, L अपॉन ए ये जो है, ये आपका क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट। ये आपका क्या है, सेल कांस्टेंट। क्लियर। तो ये एक टर्म और आपको समझनी है, सेल कांस्टेंट। तो आपको यहां से समझ आना चाहिए, कंडक्टिविटी किससे बराबर हो जाएगी, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेल कांस्टेंट पता है और आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आपको कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या निकल आएगा, यहां से कंडक्टिविटी कापा। क्लियर हो गया। तो आपको समझ आ गया कंडक्टिविटी क्या होती है, ये समझ आ गया। हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस हमें समझ आ गया, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, तो 1 ये आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद आपका कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो C इज इक्वल टू ए रो अपॉन एल, है ना, रो एल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका यहाँ से 1 अपॉन रो को क्या कर दिया, कापा बना दिया, तो कापा इज इक्वल टू क्या जाता है, कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट।
क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको इन फॉर्मुलेज का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर? बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से आ जाता है, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। L/A को याद रखिएगा, सेल कांस्टेंट होता है, समझ आ रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, जो हमारा कंडक्टिविटी है कापा, है ना, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी, है ना। तो हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ज्यादातर ये आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो 1/R सी क्या होता था इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये इस तरह से आपको फॉर्मूला बन जाएगा। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया आपको कैसा होता है, लिक्विड होता है बेसिकली। तो इस तरीके के सेल बने हुए हैं आपके, ये इलेक्ट्रोड्स है इसमें, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल है। क्लियर? इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ओपन रहता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसमें जो लिक्विड है ना, तो इसकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो वो कौन से फैक्टर है उसमें समझ लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स। कंडक्टिविटी किसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स, ठीक है। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आता है इसमें टेम्परेचर। आपका क्या है, टेम्परेचर। देखा गया है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो आयंस बन रहे हैं इसके, वो क्या, उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो क्या हुआ, इसमें जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? कंडक्टिविटी बढ़ गई। सेकंड फैक्टर जिसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर जो करता है वो होता है विस्कोसिटी, है ना। तो आप विस्कोसिटी की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर हमने विस्कोसिटी बढ़ा दी, विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, है ना, एक टाइप से जो फ्लूइड सप्लाई करता है ना। तो अगर ये लिक्विड ज्यादा डेंस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें विस्कोसिटी बढ़ गई। क्लियर? तो अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने में मुश्किल होगी, है ना। तो पार्टिकल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी तो उसकी कंडक्टिविटी बन रही है। अब जाने में, मूव करने में मुश्किल हो रही है, तो विस्कोसिटी बढ़ने से हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। थर्ड इज डाइल्यूशन। अगर हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब हमने क्या किया, उसमें क्या आयन, जो आपका आयंस है उसमें हमने वाटर, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें हमने वाटर मिला दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वॉल्यूम वाटर मिला देते हैं तो आपके जो आयंस बनने हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो आयंस जब ज्यादा बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी ऑब्वियस बात है बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर? इंपॉर्टेंट याद रखिए, खाली हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कापा की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अगला जो है फोर्थ पॉइंट, पोलैरिटी। अगर हमारे पोलैरिटी ऑफ आयंस, जो आयंस है वो ज्यादा पोलर हो जाएंगे, है ना। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी हमारे लिए कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पे एक समझना है हमें, कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो इसलिए ये फैक्टर इसलिए है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो एक और फिफ्थ फैक्टर जो है आपका पोलैरिटी हो गया। फिर आता है आपका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, है ना। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को इधर, जैसा हमारे क्या होंगे आयंस इधर से उधर मूव करने हैं, है ना। तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, मूव करने में आपका अपोज करेंगे, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो ऐसे में कंडक्टिविटी क्या जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, समझ आएगा। तो हमारे जो हमारा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स को क्या होगा, मूव करने में मुश्किल होगी, तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन, अगर हम इसमें वाटर ज्यादा डाल देंगे तो बेसिकली आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ गया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। पोलैरिटी, आयंस की जो पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वो मतलब बेसिकली आयनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा उसका, और आयनाइजेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आयंस की जो पोलैरिटी है वो बढ़ने से आपका कंडक्टिविटी बढ़ती है।
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा फोर्स, अगर वो बड़ा होगा तो पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को ज्वाइन करके रखे रहेंगे, है ना, वो आयनाइज नहीं हो पाएंगे, टूट नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई ये फैक्टर्स? ये फैक्टर्स पे हमारा क्या करता है, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं, अब हमारे को ये सारे फैक्टर्स तो समझ आ गए, तो इसका मतलब क्या, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये क्या करता है, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, हमने अलग अलग दो टाइप की हमारे को कंडक्टिविटी और पढ़नी है। वो है आपकी, ठीक है, वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी, एक पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बेसिकली किसकी वजह से, ये दोनों क्यों फैक्टर आ रहे हैं, ये आ रहा है इसको लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट। क्लियर, ये दोनों अलग अलग क्यों आए हैं, बेसिकली ये इसका आने का रीजन ये है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है उनको हम चेंज कर सकते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, आपको मोलर कंडक्टिविटी बात करें तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम्स इन मिलीलीटर, वॉल्यूम्स इन मिलीलीटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस आपका कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अगर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके अपॉन क्या हो जाएगा, आपकी मोलैरिटी लिख दीजिए। ठीक है, ये मोलैरिटी, तो ये आपका क्या बन जाता है, मोलर कंडक्टिविटी बन गया। क्लियर, अगर हम मोलैरिटी, अगर हम बात, यहां तो मोलैरिटी आ गया तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी में आ गया, और यहां पे अगर हमारा क्या था, नॉर्मैलिटी आ जाए, ठीक है, वही सेम चीज है नॉर्मैलिटी। यहां बात करें इक्विवेलेंट मोल है ना, तो वो आ जाता है, तो उसमें क्या जाता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नॉर्मैलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो आप होते हैं, वैलेंसी फैक्टर का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, तो हमें बस वही चीज को निकालना है। तो हम चलो देख लेते हैं, दोनों में रिलेशन निकालते हैं, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा इक्विवेलेंट। इसको अगर हम करें, दोनों को डिवाइड करें, कापा कापा कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्मैलिटी अपॉन मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी अपॉन मोलैरिटी आ जाएगा। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू बेसिकली, अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मैलिटी में बस खाली वैलेंसी फैक्टर का डिफरेंस होता है। तो ये हो जाएगा, नॉर्मैलिटी को क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी, है ना, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कट जाएगा, तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है, तो ये वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। तो अगर आपको लैम्डा एम, तो आप क्या करेंगे, बस उसको अगर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी मिल जाएगी। समझ आया यहाँ से? क्लियर, तो आपको ये दो कंडक्टिविटीज और हमारे को समझने के लिए मिलती है। तो मोलर कंडक्टिविटी समझ आ गया होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझ आ गया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नलॉस लॉ, KOREUC, कॉर्नलॉस लॉ। ठीक है, कॉर्नलॉस लॉ क्या होता है बेसिकली, ये बोलता है अगर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट में आपने कोई भी एसिड बेस सॉल्ट है ना, कुछ भी आप डाल रखा है आपने, ठीक है, तो उसकी जो इक्विवेलेंट, अगर हम बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, उसका क्या हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कर दें, तो उसका जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी द सम ऑफ कैटायन प्लस एनायंस कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैटायंस और एनायंस की जो अगर हम कंडक्टिविटी बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के बराबर हो जाती है। तो ये कॉर्नलॉस लॉ है, ये कहता है कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर NaCl अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम बात करें वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का अगर हम बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होती है, इट विल बी Na प्लस आयन की कंडक्टिविटी प्लस Cl माइनस की कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, ये है कॉर्नलॉस लॉ। अच्छा, अगर ये NaCl था, इजी था, Na और Cl फुटा, अगर सपोज करिए कोई ऐसा कंपाउंड हो जाए जिसमें क्या है आपका कोई और वैलेंसीज आ गए, जैसे लाइक एल्यूमिनियम AlCl3 करते हैं, ठीक है, तो AlCl3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे क्या होंगे, अगर हम बात करते हैं AlCl3 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम की कितनी है, +3, है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3, जो इसकी आपका जो इसकी वैलेंसी होती है उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, और Cl की क्या हो जाएगी, यहाँ Cl रखा और 1, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो वैलेंसी फैक्टर होता है, मतलब जो आपका वैलेंसी है उससे क्या हो जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर इस तरह से AlCl3 दे दिया, ठीक है, या MgCl2 दे दिया, तो उस समय क्या हो जाएगा, Mg की +2 वैलेंसी होती है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, इसमें ऐसे करना पड़ता है।
समझ आ गया कॉर्नलॉस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, इसके मतलब एग्जांपल्स भी आपको लिखने आने चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे फैराडे लॉ की, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम यहाँ पे जो फैराडे लॉ पढ़ रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करा जाता है तो बेसिकली क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो होता क्या है, आपके इवन हम कह सकते हैं दो चीजें हो सकती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप की होने लग जाती है, क्या होता है मेटल डिपॉजिट होने लग जाता है एक मतलब आपका एनोड और कैथोड में, है ना। तो आपका क्या होता है, मेटल डिपॉजिट होने लग गया, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो होता है उसमें जो आयंस बनने लग जाते हैं, या फिर हम उसकी बात कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे को यहाँ पे समझना है, अगर हम बात करते हैं फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, वेट ऑफ मेटल, अगर हम बात करें वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड में डिपोजिशन होता है, तो वेट ऑफ वेट कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, चार्ज ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, आपने यहाँ पे इस तरह से रख दिया प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ये हो गया, और इसमें आपने इसमें जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जो वेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ आपके यहाँ से, चार्ज कितना गया। अब चार्ज नहीं पता है, लेकिन हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, है ना। तो इसको हम W इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, इक्वल टू लगाने के बाद ZIT। Z क्या हो गया, केमिकल इक्विवेलेंट, Z आपका हो गया केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, और I इज द करंट और T इज द टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। ये आपका W इज इक्वल टू ZIT, ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर हो गया, नहीं यहाँ तक समझ आ गया। चलिए इसके बाद जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, बोलता है अभी तो क्या आपने एक में ही कर रखा था, अब सपोज करिए आपने क्या दो तीन ऐसे लगा दिए सीरीज में, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से एक कंडक्टर, अब ये इससे क्या कर दिया, इसको इससे दूसरे वाले से कनेक्ट कर दिया, और फाइनल और लास्ट वाले और स्टार्टिंग वाले को आपने करंट सप्लाई कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो करंट आप दोगे वो करंट हर एक में फैलेगा, यहां पे इससे जाएगा इधर, इधर से इधर, सब में क्या करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ऐसे करंट जब आप क्या करते हैं, इनको लगा देते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके वो कंटेनर्स होते हैं, है ना, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो अगर आपने उनको एक ही सोर्स से आप करंट पास कर रहे हैं, करंट की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी, तो आप देखिए करंट सेम, टाइम सेम हो जाएगा, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E। क्या होता है आप समझे, इसमें Z को अगर हम थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, Z की वैल्यू एक और चीज हो जाती है, Z क्या हो जाता है 96500, 96500 इज फैराडे कांस्टेंट। E क्या होता है, आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं E। समझ आ गया। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E अपॉन 9650। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि बोलता है कि अगर सपोज करिए मुझे यहाँ पे इस वाले में सपोज करिए W1 वेट आया, इसमें W2 आया, तो W1 अपॉन W2 जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर हो जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अगर हम उसको दो में डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। तो वेट डिपॉजिटेड जो होंगे 1 2 अगर 3 हम ऐसे कर रहे हैं, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। E और क्या होता है, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट। समझ आ गया, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्लियर है। अब इसको वापस समझ लेते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपका वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, IT, है ना। हम क्या करते हैं, W जो वेट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT। Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल, अच्छा ओके, Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया ZIT आपका, और ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ये कहता है, आपने अगर सपोज करिए करंट और टाइम, मतलब अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक ही आपने सेल्स को क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया, तो करंट सेम पहुंचा है उनसे। तो जब सेम करंट फॉर सेम टाइम आपने ट्रांसफर किया है, तो जो वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, या वो सॉल्यूशन कह सकते हो इलेक्ट्रोड्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इनके जो इक्विवेलेंट्स होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो W इज इक्वल टू E, अगर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 हो जाएगा,
तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, तो अगर हम दो बार करेंगे तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। सिंपल है, फर्स्ट लॉ से ही आपने डराइव किया हुआ है, आपने इसको बस दो बार लगाना है, वेट 1 Z1 IT, ठीक है, W2 इज इक्वल टू Z2 IT, डिवाइड कर देंगे, I और T सेम है तो ये यहाँ से कट गया, तो इससे ही आ गया Z1 अपॉन Z2, क्या होता है, Z होता क्या बेसिकली आपका ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 96500। क्लियर हो गया, समझ आ गया, क्लियर। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है, ये होता है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, समझ आ गया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली ये क्या करता है, आपका जब भी अगर आप एक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं उसमें कंसंट्रेशन अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, तो अगर हम आपको पहले समझाते हैं थोड़ा सा ना, एक अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एनोड दिखाएंगे, एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, कैथोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं बेसिकली ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है इधर, तो हमने बोला जैसे फॉर एग्जांपल जिंक Zn+2, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्लियर। और यहाँ पे Cu+2 था एक्वस में, वो किसे बदल गया Cu सॉलिड में, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एक टाइप का अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डबल जो बार है, ये स्लैशेस जो है, ये क्या करता है, ये बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है, क्लियर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये देखो होता क्या है, समझने की बात है कि यहाँ तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अगर आपको सिंपल, अगर आपको ई सेल निकालना है, इसका E0 सेल मतलब इसका जो निकालना है, वो आपको क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड कर दोगे, काम खत्म। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों को माइनस कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड लेना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे, आप यहाँ से आपको E0 सेल मिल जाता है, क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये अभी तक कंसंट्रेशन क्या थी, 1 m थी दोनों की, बेसिकली क्या है, ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन फिक्स थी, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन में हम बात कर रहे थे। अगर हम इस कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आपको तब यहाँ पे क्या यूज करनी पड़ती है, नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। तब नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल, जो नया सेल की फॉर्मूला बनेगा वो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 आ जाता है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट लास्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशंस आप इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये 0.0591 ये जो आपका निकल के आता है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपने RT स्टैंडर्ड वैल्यूज हम रख देते हैं, तो उसकी वजह से ये आपका निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना ऑब्वियस बात है, जो फाइनल में अगर हम बात करेंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड में, इसकी कंसंट्रेशन तो खत्म है, ठीक है, तो इसकी तो कुछ आपकी कंसंट्रेशन आएगी नहीं, कंसंट्रेशन आएगी इसकी, तो आपका प्रोडक्ट क्या बचेगा, जिंक का बचा, तो जिंक की आपको कंसंट्रेशन ऊपर लिखनी है और डिवाइडेड बाय जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, वो आपको लिखनी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का बीच में लिक्विड होता है, उसमें देखना है कि कौन सा फाइनल बना और फाइनल और जो इनिशियल है उन दोनों का रेशियो निकालना है। यहाँ पे आप रेशियो करेंगे, उस तरह से आपको सॉल्व करके मिल जाएगा, क्लियर। तो आप इस तरह से ई सेल निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके आप क्वेश्चंस करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये आपको हर बार आता है, हर साल आता है, ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है, अगर हमारे को कभी गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोल देता है, तो आपको सीधा याद रखना है गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF फैराडे कांस्टेंट E0 ई सेल, ठीक है, ई सेल लिख देते हैं आप, ये इस तरह आपका क्या आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी निकल के आ जाता है, समझ आइए। तो आप अगर यहाँ से आप ई सेल निकालिए, आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने को मिल जाता है और आपको इसको ये फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है, समझ आ गया। तो आपको यहाँ पे सारे समझ आ गया होगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, और उसके बाद कार्नोट लॉ, ठीक है, फैराडे लॉ, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, समझ आ गया होगा। इनके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको वो करना ही करना है, ठीक है, उसको बिना किए नहीं जाना है, उसके क्वेश्चंस करने ही आते हैं,